हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बेसहारा। ये एक हिंदी स्टोरी है। कहानी को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। रामती खाना बना रही थी और उसकी बेटी करुणा बाहर खेल रही थी। तभी रामती अपनी बेटी को आवाज लगाता है, करुणा बेटा, जरा इधर आना। माँ की आवाज सुनकर करुणा एकदम चौंक गई। करुणा जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, क्या कह रही हो माँ? मुझे सही से खेलने भी नहीं देते हो। बताओ क्या हुआ? बेटी, मैं तो तुझे खाने के लिए बुला रही थी। ठीक है माँ, आप खाना परोसो, मैं बैठती हूँ। फिर करुणा खाना खाने बैठ जाती है। खाना खाकर वो अपनी माँ से बोली, माँ, मैं प्रीति के घर खेलने जा रही हूँ। अरे रुक, क्यों जाती है उनके घर? वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा न मान जाएं। इस बात को सुनकर करुणा बहुत जोर से हंसी। माँ, तुम कैसी बात करती हो? मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अभी जाने दो न माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये सुनकर रामती का मन पिघल गया। जा चली जा, लेकिन अपने बापू के आने से पहले आ जाना। करुणा और प्रीति दोनों पक्की सहेली थी, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तरफ करुणा बहुत गरीब घर से थी, तो प्रीति गांव के जमींदार की बेटी थी, जिसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन प्रीति स्कूल आई और करुणा से बोली, करुणा, मेरे माता पिता मुझे शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? ये सुनकर करुणा बहुत उदास होने लगी। प्रीति मत जान, कोई बहाना बना दे। प्रीति की आंखों से आंसू छलक रहे थे। काश ये मेरे वश में होता, लेकिन वादा कर, तू मुझे भूलेगी नहीं और जब भी मैं छुट्टियों में गाँव आऊंगी तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। प्रीति को उसके माता पिता शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। करुणा वही गांव के स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती है। करुणा की पढ़ाई गांव से होने के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाती। इधर प्रीति डॉक्टर बन जाती है। एक दिन प्रीति अपनी माँ से मिलने गांव आती है। प्रीति शहर से अपनी सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वो भागती हुई सहेली के घर जाने लगती है। तभी उसकी माँ टोकती है, बेटा, वो लोग बहुत बुरे हालात में है। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है। माँ भी बहुत बीमार रहती है। मुझे लगता है उसका रिश्ता पक्का हो गया है। माँ, वह मेरी सबसे प्यारी सहेली है। वो किसी भी हालत में हो, मैं तो उससे मिलूंगा ही। प्रीति करुणा से मिलने पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाने पर करुणा दरवाजा खोलती है। प्रीति उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो उसे ऐसा लगता है कि ये कोई और है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो करुणा ही थी। गालों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे। रंग भी सांवला सा हो गया था। करुणा भी एक बार प्रीति को देखकर हैरान रह गई। शहर जाकर उसके तो रंग ढंग बदल गए। एकदम अप्सरा सी लग रही थी। करुणा एकटक उसे देखे जा रही थी। उसे देखकर प्रीति ने कहा, अंदर आने के लिए कहेगी या यहीं खड़ा रखेगी? करुणा जैसे नींद से जागी। हाँ हाँ, अंदर आना। तुझे देखा तो अपनी सुध बुध भूल गई। कैसी है तू? एक साथ सवालों की बौछार सी कर दी करुणा ने। प्रीति ने अंदर आकर देखा। एक पुराने बेड पर उसकी माँ पड़ी थी। पास ही कुछ दवाइयां रखी थी। प्रीति को देखकर रामती ने उठने की कोशिश की। तभी प्रीति ने टोका, अरे चाची, क्यों परेशान हो रही हो? लेटी रहो। मैं प्रीति हूँ, करुणा से मिलने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ आपको? तभी करुणा पानी ले आई। कुछ नहीं, बस कमजोरी है। थोड़ा खाएगी पिएगी, ठीक हो जाएगी। तू सुना, कब आई शहर से? आज ही आई हूँ और कल ही वापस जाना है। थोड़ा सा टाइम था, सोचा तुझसे मिल आऊं। मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। ये सुनकर करुणा थोड़ा उदास हो गई। तभी रामती ने बताया, बेटी, पास ही के गांव में एक लड़का है। घर में उसकी माँ और छोटा भाई है। शरीफ लड़का है, शहर में नौकरी करता है। रोज बाइक से शहर जाता है, शाम तक लौट आता है। उम्र थोड़ी ज्यादा है। रामती ने आगे बताते हुए कहा, बेटी, इसके पिता चल बसे। मेरा भी कोई भरोसा नहीं है।
मैं चाहती हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाएं तो सब चिंता मिट जाए, लेकिन इससे पूछो तो कहती है तुम अकेली हो जाओगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तू ही इसे समझा। इतना सुनकर प्रीति करुणा को बाहर वाले कमरे में लेकर जाते हैं। क्या बात है करुणा, तुझे लड़का पसंद नहीं है? करुणा उसके गले लगकर रोने लगी। नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा। वो तो ताऊजी रिश्ता पक्का कराए, वो बात नहीं है। माँ को अकेला कैसे छोड़ दूं? प्रीति ने उसकी बात समझते हुए कहा। वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी। ये सोच माँ को कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे होगी? और अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है। वैसे भी चाची कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। नहीं, वो अब ठीक नहीं होंगी। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। कैंसर है आखिरी स्टेज का। उन्हें कुछ बताया नहीं है, तू भी मत बताना। ये सुनकर प्रीति ने कहा। फिर तो अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर, शादी कर ले। हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट पा रही है, तेरे हाथ पीले करने के चक्कर में ही उनके प्राण अटके हो। ये सुनकर करुणा रोने लगी। प्रीति ने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद बात बदलते हुए प्रीति ने कहा, देख, मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई हूँ। ये कहकर उसने एक सुंदर सी साड़ी करुणा को दे दी। करुणा ने साड़ी देखी और बोली, प्रीति, इसकी क्या जरूरत थी? करुणा, एक बात याद रखना, हमेशा मैं कहीं भी रहूं, गांव में, शहर में, शादी के बाद अपने ससुराल में, तेरी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना। जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला पाए तो सीधी मेरे पास चली आना। तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी है। करुणा कुछ बोल न सकी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। माहौल को हल्का करने के लिए प्रीति ने कहा, अब चाय भी पिलाएगी या यूं ही टरका देगी? चाय पिला दे भाई। अगली बार आई तो पता लगा कि मेरी सहेली अपनी ससुराल पहुंच गई। वैसे हम भी कुछ कम नहीं है, वही जाकर तुझे पकड़ लेंगे। करुणा हंसते हुए चाय बनाने चल दी और प्रीति वहीं पर परी खाट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद करुणा चाय बनाकर ले आती है। दोनों सहेलियां वही खाट पर बैठकर चाय पीती है। चाय पीकर प्रीति अपने घर चली आती है। दूसरे ही दिन प्रीति शहर के लिए रवाना हो जाती है। इधर करुणा भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। 2 महीनों में करुणा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। सभी रिश्तेदारों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए आना जाना बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद करुणा की ताई उसके घर आई। करुणा, अकेली बैठी हो, क्या बात है? करुणा ने ताई जी को देखकर कहा, ठीक हूँ ताई जी, आप बताइए कैसी है? अब अकेले ही रहना है। पहले माँ थी तो कोई न कोई आता जाता रहता था, लेकिन अब तो कोई भी नहीं आता। ये सुनकर ताई जी थोड़ी सी झेप जाती है। अपनी झेप मिटाने के लिए वो कहती है, अरे बेटी, मेरे पैरों में दर्द रहता है, चला फिरा नहीं जाता। आज भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तेरे ताऊ जी ने तेरे लिए एक लड़का देखा है। उस लड़के के पिता नहीं है, माँ है और एक छोटा भाई है। लड़का नौकरी करता है और उन्हें किसी चीज का लालच भी नहीं है। ये सुनकर करुणा का मन किया कि अभी ताई जी को उल्टा सीधा सुनाकर भगा दे। अभी माँ को गए 2 महीने भी नहीं हुए और इन्हें शादी की पड़ी है। करुणा अभी सोच ही रही थी, तभी ताई जी ने बोला, करुणा, 2 दिन बाद लड़के वाले देखने आएंगे। तैयार रहना बेटा और घर को भी अच्छे से साफ कर लेना। मैं तेरी बहन को पहले से भेज दूंगी। अभी तुझे कुछ पैसे दे रहा हूँ, उस दिन अच्छा सा नाश्ता मंगा लेना। ये सुनकर करुणा उदास हो गई। फिर ताई जी उसे 100 रुपए देने लगे। लेकिन ताई जी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अभी माँ को गए दिन ही कितने हुए हैं। ये सुनकर ताई जी को गुस्सा आ गया। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। घर में खाने को दाने नहीं है, इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही है। तूने सोचा है घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे रात भर नींद नहीं आती। जवान लड़की घर में अकेली रहती है, कोई बात हो गई तो मुंह तो हमारा काला होगा। ये सुनकर करुणा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, लेकिन ताई जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी बात कहती रही।
पूरी बात करने के बाद ताई जी ने 100 रुपए पकड़ाते हुए कहा, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप मान ले। तेरी माँ तो हमारे सामने जबान नहीं खोलती थी। आखिर हम तेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं। नहीं ताई जी, वो बात नहीं है। अभी माँ को गए समय ही कितना हुआ है। कुछ दिन बाद लड़के वालों को बुला लेते। ताई जी ने समझाते हुए कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तेरे ताऊ जी सब संभाल लेंगे। ये कहकर ताई जी जल्दी से चल दी। करुणा बैठकर रोती रही। माँ, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? काश तुम होती तो ये सब न होता। अगले दिन करुणा एसटीडी बूथ पर गई और प्रीति को फोन कर सारी बात बता दी। ये सुनकर प्रीति ने कहा, करुणा, तू चिंता मत कर, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगी। मैं लड़के को देखकर फैसला करूंगी कि ये सच बोल रहे हैं या तुझे फंसाने की कोशिश कर तेरा मकान हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है प्रीति, कल टाइम निकालकर जल्दी ही आ जाना। मैं आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। प्रीति से बात करने के बाद करुणा घर आ जाती है। उसके अगले ही दिन प्रीति किसी तरह टाइम निकालकर पहुंच गई। लड़के की माँ और लड़का दोनों आए थे। लड़का देखने में बिल्कुल साधारण था। प्रीति ने लड़के से कुछ सवाल पूछे, जिसका उसने ठीक से जवाब दे दिया। करुणा और लड़के ने अकेले में कुछ देर बात की। फिर करुणा ने प्रीति से अकेले में पूछा, प्रीति, तू बता कैसा लगा तुझे लड़का? करुणा, लड़का तो ठीक लग रहा है। तुझे ठीक लगा क्या लड़का? करुणा ने शर्माते हुए कहा, देख, अगर तुझे ठीक लग रहा है तभी मैं हाँ करूंगी। प्रीति ने उसे समझाते हुए कहा, करुणा, कभी कभी हालात से समझौता करना पड़ता है। यहाँ अकेले रहने से तो अच्छा है एक परिवार मिल जाएगा तुझे। प्रीति के समझाने से करुणा शादी के लिए मान गई। कुछ ही दिनों में करुणा की शादी होने वाली थी। उसके ताऊ जी अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर शादी का इंतजाम कर रहे थे। करुणा को जैसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। वो बैठकर अपनी माँ को याद कर बस रोती रहती थी। शादी से 2 दिन पहले प्रीति भी आ गई। प्रीति को देखकर करुणा की कुछ आस बंधी। यहां तो सब उसे पराए ही नजर आ रहे थे। इसी कारण प्रीति को करुणा की ताई जी पसंद नहीं करती थी। लेकिन बड़े घर की बेटी थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाती थी। प्रीति ने आकर शादी की सभी तैयारियों का जायजा लिया। जहां भी उसे कमी नजर आई, उसने अपने हिसाब से सब ठीक कराया। प्रीति शहर से रुपए और जेवर लेकर आई थी। उसने जेवर करुणा को दिए तो करुणा बोल पड़ी, बहन, इसकी क्या जरूरत थी? तू आ गई, बस मेरी शादी के लिए यही काफी है। प्रीति ने उसे समझाते हुए कहा, देख, मैं तो कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये पैसे और जेवर तू अपने पास रख ले, किसी को बताना मत। जीवन में कहीं भी फंस जाए तो ये रुपए और जेवर तेरे काम आएंगे। और हाँ, मेरा फोन नंबर हमेशा संभाल कर रखना। वैसे मैं तेरे ससुराल भी आऊंगी, कभी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो फोन जरूर करना। ये सब सुनकर करुणा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, बहन, तू मेरे बचपन की सहेली है, फिर भी तूने एक बहन से बढ़कर मेरे लिए किया है। यहाँ जितने लोग हैं वे किसी न किसी कारण से मेरे साथ लगे हैं। कोई मकान हड़पना चाहता है, कोई मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। मैं तेरा ये उपकार कैसे चुकाऊंगी? प्रीति ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार, जो तुम बेकार की बातें की। तू मेरी छोटी बहन है, अब इतना मत सोच और अपने आने वाले कल को सजाने के सपने देखना शुरू कर दे। ये सुनकर करुणा और प्रीति दोनों हंसने लगी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। शादी वाले दिन दोपहर को करुणा के ताऊ जी करुणा के पास आए और बोले, बेटी, तेरी शादी का खर्च चुकाने के लिए मैं सोच रहा था तेरे जाने के बाद इस मकान को किराए पर चढ़ा दूं। इससे कर्ज चुक जाएगा। तभी पीछे खड़ी प्रीति बोली, ताऊ जी, ऐसा कौन सा बड़ा कर्ज हो गया इस शादी में? न हम दावत कर रहे हैं, न ज्यादा बारात आ रही है। केवल 5 लोग आ रहे हैं। उनका मान सम्मान करना है और वो तो एक जोड़े में ब्याह कर ले जा रहे हैं। मुझे याद है, जब बात हुई थी तो दान दहेज के लिए तो पहले ही हमने मना कर दिया था।
प्रीति की बात सुनकर ताऊजी ने गुस्से में देखा। तुम अभी बच्चे हो, कुछ जानते हो नहीं और बकवास करनी शुरू कर देते हो। ऐसा ही है तो शाम को बारात खुद संभाल लेना। करुणा ने प्रीति को चुप कराते हुए कहा। ठीक है ताऊ जी, आपको जो ठीक लगे वही सही है। वैसे भी मैं तो जा रही हूँ, कम से कम इस बहाने घर की साफ सफाई होती रहेगी। ये सुनकर ताऊजी ने घूर कर प्रीति की ओर देखा, फिर करुणा के सर पर हाथ फेर कर वापस चले गए। करुणा, ये तेरा मकान हड़पने की साजिश है। ये सुनकर करुणा अपनी सहेली को समझाती है। जाने दे प्रीति, क्या कर सकते हैं। इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है, वैसे भी किराए पर दे रहे हैं। ये सुनकर प्रीति चुप रह गई। शाम को बारात आई, सादा तरीके से शादी हो गई। सुबह जब विदाई का समय आया तो करुणा फूट फूट कर रोने लगी। प्रीति, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ छूटा जा रहा है। प्रीति ने उसे संभालते हुए कहा। करुणा, जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। एक घर छूट रहा है तो दूसरा घर मिल भी तो रहा है। चिंता मत कर। प्रीति करुणा को आस बंधा रही थी, लेकिन उसके मन में भी कई विचार आ रहे थे। कैसे नए घर में रहेगी, उसे वहां कोई कष्ट होगा तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। कुछ देर बाद करुणा की विदाई हो गई। करुणा को विदा करके भारी मन से प्रीति भी वापस अपने घर आ गई। प्रीति की मां ने पूछा, बेटी, शादी ठीक से निबट गया न? हाँ माँ, सब ठीक था, बस करुणा बहुत रो रही थी। ये सुनकर प्रीति की मां ने कहा, हाँ बेटा, बेचारी अनाथ है, उसे तो कोई बुलाने वाला ही नहीं है। ये समझो उसका मायका तो खत्म ही हो गया। माँ, करुणा बहुत भोली है, वह अपनी ससुराल में कैसे रहेगी। कोई कष्ट देगा तो किसको बताएगी, क्योंकि उसकी माँ ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, करुणा को फोन करते रहना। अगले ही दिन प्रीति भारी मन से शहर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचकर पंकज को उसने सारी बात बताई। सब सुनकर पंकज ने कहा, ठीक है प्रीति, जब भी फुर्सत हो उससे मिल आना। और रही बात बुलाने की, तो किसी त्योहार पर तुम उसे बुला लेना, कभी उसके साथ त्योहार मनाने चलेंगे। प्रीति को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसके पति का दिल उससे भी बड़ा है। इधर करुणा जब अपने ससुराल पहुंची तो देखा एक टूटा सा मकान है। गांव के कुछ औरतें घर के आंगन में बैठी थी। दो औरतें उसे आगे ले जा रही थी। तभी उसने देखा कि पास ही एक खाट पर एक आदमी बेहोश सा पड़ा था। करुणा उसे देखकर डर गई। तभी उसकी सास ने कहा, अरे डर मत, ये तेरा देवर है, कल शादी की खुशी में ज्यादा पी गया है, तू अंदर चल। करुणा अंदर एक कमरे में जाकर बैठ गई। मिट्टी से लीपा गया फर्श, जिस पर एक चटाई बिछी थी, करुणा को वहां बैठाया गया। घर में काफी चहल पहल थी। कुछ देर बाद करुणा से पूजा करवाई गई। करुणा की सास करुणा से सारे रीति रिवाज करवा रही थी। सभी कामों से निबटकर एक औरत ने करुणा से कहा, बहू थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होंगी। वो एक तकिया दे गई। जाते समय दरवाजा बंद कर गई। करुणा तकिए को सिरहाने लगाकर लेट गई। थकान के कारण उसका शरीर टूट रहा था। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। थोड़ी देर में एक लड़की कमरे में आई। उसने करुणा को अपने साथ लेकर आंगन में आ गई। यहां शादी की बाकी रस्में निपटाने लगी और तब तक रात भी हो गया था। कंगन की रस्म के समय उसने अपने पति को ढंग से देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। सारी रस्मों के बाद करुणा और उसके पति रमेश को औरतें एक कमरे में छोड़ आई। रमेश ने करुणा से कहा, देखो, इस घर में तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। मैं जानता हूं तुम्हारे घर में अब कोई नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मेरी माँ कुछ सख्त स्वभाव की है। बस एक बात है, मेरे घर में मेरा छोटा भाई बंटी कुछ बिगड़ गया है। माँ के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वह कहीं काम पर लग जाए तो उसकी भी शादी कर दे। करुणा सब कुछ सुन रही थी। उसे अब कुछ सुकून मिल रहा था। करुणा को ससुराल आए पूरा एक महीना हो गया था।
इस बीच एक बार भी उसके ताई ताऊजी ने उसकी खबर नहीं ली कि बेटी को एक बार घर बुला ले। प्रीति का हर तीसरे चौथे दिन फोन आ जाता था। रात के समय जब रमेश वापस आते तभी प्रीति करुणा से बात करती थी। एक दिन प्रीति घर में बैठी हुई थी, तभी उसे अपनी सहेली करुणा की याद आती है। वो फोन निकालकर करुणा को फोन करती है। हेलो, हाँ बोलो प्रीति, कैसी हो तुम? ठीक हूँ करुणा, मैं एक बार तेरी ससुराल आना चाहती हूँ और तुझे अपने घर लाना चाहती हूँ। प्रीति, मैं अभी नहीं आ सकती। दरअसल मुझे इन्हें सुबह ही खाना बना कर देना होता है। मेरी सास से ज्यादा काम नहीं होता। जब मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिलेगा तब तुझे मैं जरूर फोन पर बताऊंगी। ठीक है, जब तुझे छुट्टी मिलेगा तो मुझे जरूर बताना। मैं पंकज को गाड़ी लेकर भेज दूंगी, तुम आ जाना। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर प्रीति और उसके पति पंकज ने अपने घर के पास ही एक जगह जमीन खरीद ली। उस जमीन पर वे एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना रहे थे। प्रीति और पंकज काम में इतना बिजी हो गए कि उन्हें करुणा का ध्यान ही नहीं रहा। दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, बैंक से लोन लेकर पूरा हॉस्पिटल तैयार किया। अस्पताल पूरा होने पर वो सभी सुविधाओं से सुसज्जित था। प्रीति और पंकज दिन रात अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के काम में लग गए, जिसमें स्टाफ को भर्ती करना, सारी मशीनें लगाना, पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग देना। इन्हीं सब में 2 साल बीत गए। इस बीच न तो करुणा का फोन आया, न प्रीति उसे फोन कर पाई। 2 साल बाद एक दिन प्रीति अपने घर में बैठी थी, तभी उसे करुणा का ध्यान आया। प्रीति ने अपने पति पंकज से कहा, हे भगवान, मैं तो अपनी परेशानियों में करुणा को बिल्कुल भूल ही गई। न उसका फोन आया। क्या करे प्रीति, इतना बड़ा काम था, 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिली। चलो अब फोन कर लो। प्रीति ने फोन मिलाया लेकिन फोन स्विच ऑफ था। कई बार मिलाने पर भी जब नहीं मिला तो पंकज ने कहा, हो सकता है फोन बंद हो। कई बार गांव में रात को लाइट नहीं होती, शायद फोन चार्ज नहीं हुआ होगा। कल मिला लेना। उसके पति को दिन में मैसेज दे देना कि घर जाकर करुणा से बात करवा दे। अगले दिन भी प्रीति फोन करती रही लेकिन फोन स्विच ऑफ था। प्रीति एक बार भी करुणा के ससुराल नहीं गई थी, इसलिए उसे उस गांव का पता भी नहीं था जहां जाकर वो पता कर सके। कई दिन तक जब करुणा से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो प्रीति ने अपने गांव जाकर पता करने की सोची। एक दिन वो हॉस्पिटल का काम निपटाकर गाड़ी लेकर अपने गांव पहुंच गई। अपने घर जाकर मां से मिली। उसे देखते ही मां ने कहा, बेटा, तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गई। पूरे 2 साल बाद आई है। प्रीति मां के गले लग गई। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। क्या करती माँ, हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में समय ही नहीं मिला। अब जरा फुर्सत मिली तो आ गई तुमसे मिलने। चाय नाश्ता करने के बाद मां बेटी बातें करने बैठ गई। प्रीति ने पूछा, माँ, करुणा के बारे में कुछ पता लगा क्या? कई दिन से उसे फोन लगा रही हूँ लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। प्रीति की मां ने कहा, नहीं बेटी, उसके ताऊ-ताई तो ढंग से बात करते नहीं है, इसलिए हम उनसे कोई मतलब नहीं रखते। बस इतना पता है कि उसके घर को किराए पर चढ़ाकर उसका ताऊ मजे कर रहा है और घर बेचने की कोशिश भी कर रहा है। प्रीति ने निराश होते हुए पूछा, क्या मैं एक बार उसके ताऊ-ताई से मिलकर पूछूं, शायद उन्हें पता हो। बेटी, वे तो तुझे पहले ही पसंद नहीं करते। तुझे देखेंगे तो और भड़क जाएंगे और मुझे लगता है उन्हें भी कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उसे पगफेरे के लिए तो बुलाया नहीं। आज तक वह इस गांव में आई नहीं है, न यहाँ से कोई गया है उससे मिलने। लेकिन प्रीति नहीं मानी। वो करुणा के ताऊ के घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया। उसकी ताई ने दरवाजा खोला। अरे प्रीति, तुम बहुत दिनों बाद आई, बताओ क्या काम है? और हाँ, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। प्रीति घर के अंदर आती है और कहती है, ताई जी, करुणा की कोई खबर है क्या? हमको कई दिन से उसका फोन नहीं लग रहा। ये सुनकर ताई ने हंसकर कहा, उसके ताऊ ने इतने अच्छे घर में उसकी शादी की है, राज कर रही होगी। जब वो हमें याद नहीं करती तो हमें उसकी क्या जरूरत है? एक बार भी अपने पति के साथ हमसे मिलने नहीं आई।
ये सुनकर प्रीति उदास हो जाती है। फिर भी वो पूछती है, ताई जी, आप मुझे बस उसके गांव का नाम बता दीजिए, मैं ढूंढ लूंगी। इस पर मुंह बनाते हुए ताई ने कहा, बेटी मुझे तो पता नहीं, तेरे ताऊ शहर गए हैं। जब वह शहर से आएंगे मैं उससे पूछकर तुझे बताऊंगी। ये कहकर करुणा की ताई ने टाल दिया। प्रीति निराश होकर वापस आ गई। उसके दूसरे ही दिन प्रीति गांव से शहर आ जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन शाम के 6 बज रहे थे और प्रीति हॉस्पिटल के केबिन में कंप्यूटर पर बैठी हुई थी। तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। पहले तो प्रीति ने फोन काट दिया, लेकिन जब बार बार घंटी बज रही थी तो बेमन से प्रीति ने फोन उठाया। दूसरी तरफ करुणा की आवाज सुनकर प्रीति चौंक गई। करुणा बुरी तरह रो रही थी। प्रीति बोली, करुणा, तू रो क्यों रही है? कहाँ है तू? बता, तेरे पति कुछ कहा है क्या? मुझे बता तो सही, क्या हुआ? प्रीति, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तू मुझे बचा ले। मैं यहाँ गांव के बस स्टैंड पर हूँ, किसी से फोन मांग कर बात कर रही हूँ। तू यहाँ आजा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तू चिंता मत कर, वही रुक, हम बस 1 घंटे में पहुँच रहे हैं। तू जिनका फोन है उनसे मेरी बात करवा दे। करुणा ने बस कंडक्टर वाले भैया को फोन दे दिया। प्रीति बोली, भैया आप यहीं बस स्टैंड पर हो क्या? ये मेरी जानने वाली है, इसका ध्यान रखना, हम बस अभी पहुंच रहे हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बस कंडक्टर वाले भैया बोला। बहन जी, मैं बस यही स्टैंड पर खड़ा करता हूँ। मैं घर जा ही रहा था तो देखा यह यहाँ रो रहा है। आप जल्दी से आ जाओ, मैं तब तक यहाँ इंतजार करता हूँ। ठीक है भैया, मैं अभी आ रही हूँ। ये कहकर प्रीति फोन काट देती है और तुरंत अपने पति पंकज को फोन करती है। हेलो, हाँ बोलो प्रीति, क्या बात है? पंकज, तुम जल्दी से मेरे केबिन में आ जाओ। थोड़ी देर बाद पंकज सारे काम छोड़कर प्रीति के पास पहुंच गया। क्या बात है प्रीति, तुम इतने उदास क्यों बैठी हो, क्या हुआ? पंकज, अभी करुणा का फोन आया था, वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। प्रीति, अभी करुणा है कहाँ? वह अभी रामपुर गांव के किसी बस स्टैंड पर खड़ी है। मैंने बस कंडक्टर वाले भैया को बोल दिया है, वो वहीं पर है, क्योंकि करुणा के पास पैसे भी नहीं है और वह जगह रात में बहुत सुनसान हो जाता है। तभी पंकज ने कहा, हमें तो पहुंचने में टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरा दोस्त सुनील वही रहता है, मैं उसे वहां भेज देता हूं। तुम्हारे पास करुणा की फोटो हो तो मुझे भेज दो। तभी पंकज ने सुनील को फोन किया। हेलो, बोलो पंकज, बहुत दिन के बाद फोन किए हो मुझे, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? सुनील, तेरी हेल्प चाहिए थी। तू अभी गांव के बस स्टैंड चला जा, तुझे फोटो भेज रहा हूं। यह प्रीति की दोस्त है, बहुत परेशान है। हम वहां आ रहे हैं, जब तक हम आए उसका ख्याल रखना, कोई उसे नुकसान न पहुंचा पाए। बस हमारे आने तक संभाल ले। भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी 10 मिनट में पहुंच रहा हूं और तेरी उनसे बात भी करा दूंगा। ये सुनकर पंकज और प्रीति को थोड़ी शांति मिली। सुनील बाइक से फटाफट करुणा के पास पहुंच गया। वो बस कंडक्टर वाले भैया के पास पहुंचा। करुणा वही थी, लेकिन वो उसे पहचान न सका। प्रीति ने जो फोटो भेजी थी वो करुणा की शादी की थी। उसने बस कंडक्टर वाले भैया से पूछा तो बस कंडक्टर वाले भैया ने करुणा की ओर इशारा किया। पुरानी सी साड़ी पहने कमजोर सी एक औरत बैठी थी। सुनील ने फोटो को ध्यान से देखा, तब समझ आया कि ये वही है। वो तुरंत करुणा के पास पहुंच गया। बहन, मुझे प्रीति ने भेजा है, आप ठीक तो हो? चिंता मत करो, वो अभी आ रहे हैं। ये सुनकर करुणा रोने लगी। भैया, मेरा देवर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और जबरदस्ती मुझे ले जाएगा, मेरी मदद करो। आप चिंता न करें, मेरे रहते आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं अभी आया। थोड़ी देर बाद सुनील पास ही के चाय की दुकान से चाय और नमकीन का पैकेट करुणा के लिए लाया। करुणा चाय पीने लगी। जब वो चाय पी चुकी तब सुनील ने कहा, आप आराम से बैठिए, अभी आपकी सहेली प्रीति से बात करवाता हूं। सुनील ने पंकज का नंबर डायल किया और करुणा को दे दिया।
दूसरी तरफ प्रीति बोल रही थी। करुणा, अब बता क्या बात है। करुणा बहुत डरी हुई थी। उससे कुछ बताया नहीं जा रहा था। वो बोली, बस बहन तू यहाँ आजा, फिर तुझे सब बताऊंगी। ये कहकर करुणा ने फोन सुनील को पकड़ा दिया। भैया, इसने कुछ बताया क्या? भाभी यह बहुत डरी हुई है। इन्होंने बस इतना बताया कि इनका देवर इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और जबरदस्ती ले जाएगा। आप चिंता मत करो, मैंने अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया है। हमारे रहते कोई इन्हें छू भी नहीं सकता। आप आराम से आ जाओ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी बचपन की सहेली है। 2 साल से इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। बस कुछ देर और इसका ध्यान रखिए, हम बस पहुंच ही रहे हैं। अरे भाभी, ये भी तो मेरी बहन जैसी है। आप चिंता मत करें, आराम से आएं। थैंक यू भैया। इतना कहकर प्रीति ने फोन काट दिया। फिर दोनों अपने कार से वही बस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। रास्ते में प्रीति ने पंकज से कहा, मुझे बात समझ में नहीं आ रही, उसका देवर क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है? उसका पति कहाँ है? करुणा ने बताया था कि उसका देवर तो गुंडा टाइप का है, सारे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। लेकिन इसके पीछे क्यों पड़ा है? लगता है इसका पति कहीं काम से बाहर चला गया होगा। पंकज ने प्रीति को समझाते हुए कहा, प्रीति तुम चिंता मत करो, अभी आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। फिर करुणा से अच्छे से पूछ लेना। फोन पर न वो बता पाएगी न तुम कुछ समझ पाओगी। वैसे भी अब उसका देवर कुछ नहीं कर पाएगा। सुनील को मैं जानता हूँ, वह अखाड़ा चलाता है। उसके अखाड़े के लड़के वहां पहुंच गए होंगे। उन्हें देखकर उसका देवर सामने भी नहीं आएगा। हे भगवान, करुणा मिली भी तो किस हाल में? बेचारी के जीवन में कोई न कोई परेशानी खड़ी ही रहती है। मुझे तो इसके पति पर गुस्सा आ रहा है। जब उसे पता है कि इसके माता पिता है नहीं और खुद का भाई गुंडा है, तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? अपने साथ शहर ही ले जाता। पंकज और प्रीति इसी तरह बातें करते करते बस स्टैंड पहुंच गए। प्रीति जैसे ही करुणा के पास पहुंची, वो उसे देखकर दंग रह गई। कितनी कमजोर हो गई थी करुणा। एक पुरानी सी साड़ी पहने पास ही एक पुराना बैग। कुछ देर के लिए तो प्रीति उसे देखती ही रह गई। कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने कहा, करुणा। करुणा जो अभी सर झुकाए बैठी थी। प्रीति की आवाज सुनकर जैसे उसमें जान आ गई। वो प्रीति को देखकर रोने लगी। फिर करुणा प्रीति के पास गई और उससे लिपट गई। बहन तू आ गई, मुझे बचा ले, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्रीति ने करुणा को कसकर जकड़ लिया और बोली, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, एक फोन नहीं कर सकती थी मुझे न तो तेरी ससुराल का पता मालूम था, न तेरी ताई ने गांव का नाम बताया, वरना मैं तुझ तक पहुंच जाती। करुणा बस रोए जा रही थी। वो कुछ बता नहीं पा रही थी। तभी पंकज ने कहा, प्रीति इन्हें घर ले चलो, अभी कुछ मत पूछो। यहाँ से निकलते घर पहुंचकर बात करेंगे। ये बहुत डिप्रेशन में है। प्रीति ने हाँ में सर हिलाते हुए करुणा को गाड़ी में बैठाया। करुणा को गाड़ी में बैठाकर प्रीति और पंकज ने सुनील का धन्यवाद दिया और करुणा को लेकर घर की ओर चल दिए। तीनों गाड़ी में बैठकर जब शहर के लिए रवाना हुए, करुणा बुरी तरह डर रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कार हाईवे पर दौड़ रही थी। प्रीति ने करुणा से कहा, करुणा बिल्कुल मत डर, अब तुझे वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ गई। ये सुनकर करुणा थोड़ा सा सहज हुई। प्रीति ने पानी की बोतल करुणा की ओर बढ़ाई। करुणा ने पानी पिया। फिर वो कुछ देर आंख बंद करके बैठी रही, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर से टल गई हो। कुछ देर बाद प्रीति ने पूछा, करुणा तू ठीक है क्या? हम बात कर सकते हैं। अब तू बता पाएगी क्या हुआ? करुणा ने हाँ में सर हिलाया और फिर कहना शुरू किया, प्रीति, जब से मेरी शादी हुई सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बहुत प्यार करते थे, मुझे पूरा ध्यान रखते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारी लड़ाई हुई हो। पूरे घर का खर्च ये ही चलाते थे। इनका छोटा भाई यानी मेरा देवर कोई काम नहीं करता था।
दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। शाम को शराब पीकर आ जाता था। कई बार तो उसका झगड़ा हो जाता था, जिसे तेरे जीजाजी निपटाते पैसे भी देते। थाने में जाकर कई बार इसकी जमानत करवा कर भी लाए थे। इधर मेरी सास हमेशा मेरे देवर का पक्ष लेती थी। इसी बात से हम दोनों कुछ परेशान रहते थे। अभी 6 महीने पहले हम रात को खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी 2 लोग बाइक पर हमारे घर आए और मेरे देवर का नाम लेकर पूछने लगे। इन्होंने कहा वह घर पर नहीं है, तो वो जबरदस्ती घर में घुसने लगे, क्योंकि मेरे देवर ने उनसे काफी पैसे उधार ले रखे थे। वो सोच रहे थे कि हमने उसे छिपा रखा है। जब बहुत देर तक झगड़ा करने के बाद भी वे लोग नहीं माने, तो इन्होंने उनमें से एक गुंडे को धक्का दे दिया। यह देखकर दूसरे ने गन निकालकर इन पर फायर कर दिया। ये कहकर करुणा सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर प्रीति की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। करुणा ने आगे कहना शुरू किया। गोली लगते ही ये गिर पड़े। मैं इन्हें संभालती रही, चिल्लाती रही, तब तक वो दोनों भाग गए। किसी तरह इन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही ये नहीं रहे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सोचने समझने की शक्ति चली गई। पूरे घर में रोना पिटना मच गया, लेकिन इनके छोटे भाई को इसका जरा भी दुख नहीं था। वह तो एक ही बात बोल रहा था, घर की तलाशी लेने देता, जब मैं नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते। उनसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी। मेरी सास और देवर कुछ ही दिनों में सब भूल गए। उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले ली, यह कहकर कि वे गुंडे उन्हें भी मार डालेंगे। मैं बेसुध सी बैठी रहती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, महारानी कब तक शोक मनाती रहूंगी? घर का काम कौन करेगा? मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था अब जीव भी तो किसके लिए, लेकिन सास ने मुझे काम में लगा दिया। मैं घर के काम में अपने आप को व्यस्त रखने लगी। कुछ दिन बीत जाने पर मेरी सास एक दिन मेरे पास आई और बोली, करुणा, जिंदगी बहुत लंबी है, तेरा वैसे भी कोई सहारा नहीं है। तू मेरे छोटे बेटे यानी अपने देवर से शादी कर ले। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बोल रही है। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी सास को साफ साफ बोल दिया, खबरदार मां जी, जो आज के बाद उस शराबी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा तो मैं अपने पति की खातिर आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर ही हूँ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी उस शराबी से शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर मेरी सास बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे शादी नहीं करती। जब वो किसी दिन तेरे साथ जबरदस्ती कर लेगा तो तुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। मेरी सास के रहते ये सब नहीं हो सकता था, क्योंकि गांव में सब जान जाते। आज दोपहर को जब मैं घर का कूड़ा फेंकने घर के पीछे जा रही थी, तो मेरी सास मेरे देवर से कह रही थी, मैं आज रात तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। तू रात को करुणा को अपने वश में कर लेना। मैं तुझे कुछ पैसे दे रही हूँ, अभी पिया, रात को मत पियो। सुबह हम लोगों से कह देंगे शराब के नशे में ये सब हो गया, तब दोनों की शादी कर देंगे। यह सुनकर मेरे देवर ने कहा, लेकिन मां वो नहीं मानी तो? अरे मानेगी कैसे नहीं, उसके हाथ पैर तोड़ दियो, फिर न कहीं भागने लायक रहेगी न किसी को कुछ बताने लायक। मैंने यह सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास तो चली गई, मेरा देवर पीकर आंगन में पड़ा था। मैं चुपचाप अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग आई। ये कहकर करुणा फूंक फूंक कर रो पड़ी। उसे रोता देखकर प्रीति भी रोने लगी। हे भगवान, इतना सब सहती रही। मैं तो सोच रही थी तू बहुत सुखी होगी। करुणा ने रोते हुए कहा, बहन, लगता है मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं। कभी कभी तो सोचती हूँ मर ही जाऊं। प्रीति ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं करुणा, मेरे रहते तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से तू हमारे साथ रहेगी। रास्ते भर प्रीति उसे तसल्ली देती रही। कुछ देर में करुणा को जैसे नींद आ गई। प्रीति ने पंकज से बात की। पंकज, तुमसे पूछे बगैर मैंने करुणा को अपने साथ रखने के लिए बोल दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? कैसी बात करती हो प्रीति, मुझे तो खुशी है हम किसी के काम आ रहे हैं।
कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच गए। प्रीति ने करुणा को गेस्ट रूम में ले जाकर सुला दिया। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में आ गए। थक जाने के कारण पंकज तो सो गया, लेकिन प्रीति की आंखों से नींद गायब थी। पिछले 3-4 घंटों में इतना कुछ हो गया जिसे सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। इसी कस में रात गुजर गया। अगले दिन करुणा सोकर उठी। वो अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी प्रीति उसके कमरे में आती है। कैसी हो करुणा? क्या हुआ, सिर पकड़े क्यों बैठी है? कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। प्रीति फटाफट बाहर गई और थोड़ी देर बाद उसके लिए एक टेबलेट ले आई। उसे गर्म पानी से टेबलेट दी, जिसे करुणा ने बिना कुछ पूछे खा लिया। प्रीति बोली, करुणा तू आराम कर, अभी मेड आ जाएगी घर का काम करने के लिए। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं तुझे बताना भूल गई, हम दोनों ने नौकरी छोड़कर अपना हॉस्पिटल खोल लिया है। इसी कारण मैं 2 साल से तुझसे मिल नहीं पाई। करुणा ने खुश होते हुए कहा। बहुत अच्छा किया प्रीति, तेरी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। अच्छा किया जो तू मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी सास का व्यवहार बहुत खराब है। वो तेरी बेइज्जती करती तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बहन, जो हुआ उसे भूल जा और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। लेकिन अभी तू बस आराम कर, ज्यादा मत सोच। भगवान ने तुझे बचा लिया। मैं लेट हो रही हूँ, तुझसे शाम को मिलती हूँ। और हाँ, घर का कोई काम मत करना, बस आराम कर। कुछ ही देर में मेड आ गई। प्रीति ने उसे कुछ समझाया और वो चली गई। मेड करुणा के पास आई और बोली, मैडम, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। ये कहकर वो अपने काम में लग गई। करुणा फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इधर प्रीति हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को देखने में व्यस्त हो गई। दोपहर को प्रीति और पंकज दोनों लंच करने बैठे तो प्रीति ने कहा, पंकज, हमें करुणा के बारे में कुछ सोचना होगा। ये सुनकर पंकज ने कहा, देखो प्रीति, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तुम समझो उसने अभी 6 महीने पहले अपने पति की मौत देखी है। उसके बाद पिछले 6 महीने में ये सब झेला है। मुझे लगता है वो डिप्रेशन में चली गई, इसलिए उसे किसी नई बात के लिए राजी करना सही नहीं होगा। कम से कम 2-3 महीने उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकलने दो। अभी 15-20 दिन उसे घर पर आराम करने दो, फिर उसे कभी कभी हॉस्पिटल ले आना, जिससे उसका मन बहल जाए। लेकिन यह याद रखना, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मरीज, ऑपरेशन को देखते ही उसे अपने पति की मौत याद आ जाएगी। इसलिए सब कुछ धीरे धीरे करना। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस सब से उभरने में उसे काफी समय लग जाएगा। पंकज ने प्रीति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिलहाल एक काम करो, उसे 1 सप्ताह आराम करने दो, फिर उसे शॉपिंग पर ले जाना। उसे उसकी पसंद के कपड़े वगैरह की शॉपिंग कराना, उसे अच्छा लगेगा। प्रीति मान जाती है। शाम को प्रीति कुछ फल लेकर करुणा के पास पहुंचती है। करुणा, कैसा बीता दिन? कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये कुछ फल है, मैं तेरे लिए लाई हूँ। इन्हें फ्रिज में रखवा रही हूँ, खाती रहना, कभी ऐसे ही पड़े रहें। तू बहुत कमजोर हो गई है। करुणा ने प्रीति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। वैसे मैं सोच रही थी कब तक तुझ पर बोझ बनी रहूंगी। मुझे कोई काम मिल जाता तो। ये सुनकर प्रीति ने कहा, तू मेरी बहन है, ये घर तेरा है। फिलहाल आराम कर। रही बात काम की तो वो सब बाद में। पहले अपनी शक्ल देख, कितनी कमजोर हो गई है। अगर तू काम करना चाहती है तो पहले खा पी कर सेहत बना, फिर देखेंगे। ये सुनकर करुणा थोड़ा मुस्कुराई। चलो, मैडम के चेहरे पर हंसी तो आई। ये कहकर दोनों हंस पड़ी। इसी तरह समय बीत रहा था। करुणा को आए 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच प्रीति उसे कई बार बाहर घुमाने ले जाती थी, कभी कभी हॉस्पिटल ले जाती थी। करुणा अब बहुत बदल गई थी। वो अब हंसने लगी थी। प्रीति की देखभाल से उसने अपनी सेहत को वापस पा लिया था। इसी बीच करुणा बार बार प्रीति से काम के लिए कहती,
लेकिन प्रीति कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इसी बीच करुणा पंकज से भी काफी घुल मिल जाती है। पंकज करुणा से साली साहिबा कहकर थोड़ा मजाक कर लेता था, जिसका जवाब करुणा उसे जी जाजी कहकर देती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। 3 महीने बीत जाने पर एक दिन करुणा ने प्रीति से पूछा, प्रीति, देख मैं अब और बोझ नहीं बन सकती। या तो तू मुझे कहीं काम पर लगवा दे या मैं कहीं और जाकर काम ढूंढती हूँ। तू एक काम कर, कल से मेरे साथ हॉस्पिटल चल। प्रीति करुणा को हॉस्पिटल ले जाकर अपने केबिन में बिठा देती है। फिर करुणा प्रीति के साथ साथ मरीज देखने जाती है। करुणा धीरे धीरे काम समझ रही थी। 15 दिन में करुणा सब कुछ समझ जाती है। प्रीति उसे हॉस्पिटल की इंचार्ज बना देती है। वो अच्छी तरह सफाई का ध्यान रखती है, स्टाफ पर नजर रखती है, किसी मरीज को कोई परेशानी न हो उसका ध्यान रखती है। हॉस्पिटल में कपड़े धुल कर आते हैं उनका ध्यान रखती है। कुछ ही दिनों में पूरे हॉस्पिटल का काम संभाल लेती है। इससे प्रीति का काम आधा रह जाता है। वो अब केवल मरीजों पर ध्यान देती है। हॉस्पिटल में कोई भी समस्या होती तो प्रीति करुणा से पूछो ये कहकर उसे करुणा के पास भेज देती थी। पंकज का काम भी काफी हल्का हो गया था। करुणा पूरा हॉस्पिटल अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन प्रीति की तबीयत खराब हो जाती है। वो हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती है। प्रीति का चेकअप होता है तो पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पंकज और करुणा बहुत खुश होते हैं। करुणा अब हॉस्पिटल के काम के साथ साथ प्रीति का भी ध्यान रखने लगती है। वो प्रीति की डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। करुणा का साथ पाकर प्रीति बहुत खुश थी। एक तरफ करुणा पूरा हॉस्पिटल संभाल रही थी, दूसरी ओर प्रीति का अच्छे से ध्यान रखती थी। करुणा अपना सारा दुख भूलकर काम में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे वो उस हॉस्पिटल का पूरा संचालन अपने हाथ में ले लेती है। करुणा को पूरे दिन 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर भी वो समय निकालकर एक बार हॉस्पिटल के सभी मरीजों से उनकी सेहत के बारे में पूछने जाती थी। उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इस सेवा भाव की मरीज और उनके परिजन बहुत सराहना करते थे। कभी कभी तो करुणा घर न आकर हॉस्पिटल में ही रात को रुककर काम निपटाती रहती थी। प्रीति उसे फोन पर डांटती थी, दीदी, अभी तक आप सोए नहीं हो, देखो कितनी रात हो गए है। अरे पागल, जब तुम घर नहीं आती हो तो मुझे भी मन नहीं लगता है। सबकी सेवा करते करते खुद बीमार पड़ जाएगी, खुद भी थोड़ा आराम कर लिया कर। लेकिन करुणा ये कहकर टाल देती है, बहन, ऐसा मौका किस्मत से मिलता है। जिस दर्द से मैं निकल कर आ रही हूँ, इनके दर्द के आगे वह कुछ भी नहीं है। इनकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। प्रीति भी बहुत खुश थी। जैसे जैसे उसका समय नजदीक आ रहा था, प्रीति घर पर ही रहने लगी थी। करुणा सुबह उठकर सबका नाश्ता खाना बनाकर हॉस्पिटल चली जाती थी। अब उसने हॉस्पिटल की एक नर्स की ड्यूटी घर पर लगा दी थी, जो कि प्रीति का ध्यान रखती थी। पंकज और करुणा दोनों साथ में लंच करते थे। करुणा पंकज के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखती थी। जिस परिवार ने उसे सहारा देकर यहां तक पहुंचाया, उसका एहसान वो उनकी सेवा करके पूरा करना चाहती थी। हॉस्पिटल से हर महीने उसे सैलरी मिलती थी। करुणा ने कई बार कोशिश की कि वो घर खर्च में कुछ पैसे दे, लेकिन प्रीति गुस्सा हो जाती थी। वो उसे उन पैसों को बैंक से निकालने के लिए मना करती थी। जहां तक कि उसने बैंक में लॉकर लेकर करुणा के जेवर भी उसमें रखवा दिए थे। करुणा की जिंदगी का मकसद अब सिर्फ मरीजों की सेवा करना रह गया था। एक दिन करुणा हॉस्पिटल में रजिस्टर चेक कर रही थी। तभी उसने देखा कि पिछले महीने से हमारे हॉस्पिटल में खर्च ज्यादा हो रहा है। वो हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में गई। वहां का सारा काम सुबोध देखता था। वो एक अकाउंटेंट था और पहले ही दिन से हॉस्पिटल में काम कर रहा था। करुणा उससे पूछती है तो वो बताता है, करुणा जी, मैंने कई बार पंकज सर को बताने की कोशिश की है कि हमारे हॉस्पिटल में जितने मरीज हैं, उसके हिसाब से दवाइयों और बाकी सामान बहुत ज्यादा मंगाया जा रहा है और वह कहां जा रहा है पता नहीं लग पा रहा।
इसका मतलब कोई इस सामान को बेच रहा है। सुबोध जी, आपको मेरा साथ देना होगा। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। सुबोध मान गया। उसने कहा, मैडम, इस हॉस्पिटल को मैंने अपने सामने बनते देखा है। मैं शुरू से इसमें काम कर रहा हूं, लेकिन अभी प्रीति जी के जाने के बाद जो नई डॉक्टर मिस अंजलि आई है, वे ये सारे ऑर्डर पास करती है। मुझे उन्हीं पर शक है। आधा माल यहां आता है और आधे का सिर्फ बिल बनता है। आप सही कह रहे हैं। मैं ठीक तो कह रहा हूं, लेकिन उन्हें पकड़ेंगे कैसे? माल तो यहां आता ही नहीं है। अगले दिन करुणा डॉक्टर अंजलि के पास जाती है और उनसे सीधे पूछ लेती है, अंजलि जी, ये जो स्टॉक आप मंगवाती है, उसमें से आधा कहाँ जाता है? ये सुनकर एक बार अंजलि घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहती है, पूरा यही आता है और इस्तेमाल होता है। आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। वो गुस्सा करते हुए पंकज के केबिन में पहुंच जाती है। देखिए सर, ये मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है। पंकज के पूछने पर करुणा सुबोध से मिली जानकारी उसे बताने लगी। पंकज ने सुबोध को बुलाकर सारी बात पता की, लेकिन फिर भी अंजलि के खिलाफ कोई सबूत न मिल सका। अंजलि बार बार सुबोध पर ही इल्जाम लगाकर रोती जा रही थी। उसकी बातों को सुनकर पंकज ने सुबोध को नौकरी से निकाल दिया। करुणा ने पंकज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। इस बात से करुणा बहुत दुखी हो गई। उसने बाहर जाकर सुबोध से बात की। सुबोध जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पहले सबूत ढूंढकर इल्जाम लगाना चाहिए था। मेरे कारण आपकी नौकरी चली गई। अरे, आप क्यों परेशान हो रही है? मुझे तो कहीं भी काम मिल जाएगा। रही बात इस नौकरी की, तो ये सब उस अंजलि की चाल है। पंकज सर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप बिल्कुल चिंता न करें। इतना कहकर सुबोध वहां से चला गया। फिर करुणा वही बैठ जाती है। करुणा को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। हॉस्पिटल का मालिक पंकज था। आखिरी फैसला तो उसकी का माना जाएगा। लेकिन इस सबसे करुणा के मन में पंकज को लेकर एक दीवार सी खिंच गई थी। वो सुबोध की नौकरी खोने की वजह अपने आप को मान रही थी। इस सबसे करुणा के मन में पंकज को लेकर एक दीवार सी खिंच गई थी। वो सुबोध की नौकरी खोने की वजह अपने आप को मान रही थी। करुणा समय समय पर सुबोध को फोन कर नौकरी के बारे में पूछती रहती थी। अगले 2 महीने तक सुबोध को नौकरी नहीं मिली। वो वापस अपने गांव जाने की सोच रहा था। करुणा उसका हौसला बढ़ाती रहती थी। तभी एक दिन सुबोध का फोन आया कि उसे एक बड़े हॉस्पिटल में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। सैलरी भी अच्छी है। करुणा फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। हॉस्पिटल का काम और घर पहुंचकर प्रीति का ध्यान रखना, इसी में उसका समय बीत जाता था। इसी बीच प्रीति से अब कम ही चला फिरा जाता था, तो उसने पंकज का काम भी करुणा पर डाल दिया। करुणा, तुझे परेशान तो कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तू पंकज का थोड़ा काम संभाल ले, जैसे उसके कपड़े लॉन्ड्री में देना, उसकी चीजें संभाल कर उसकी अलमारी में रखना। पंकज ये सब नहीं कर पाएगा। प्रीति, तू बिल्कुल चिंता मत कर। जीजाजी को कोई परेशानी नहीं होगी। करुणा ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। प्रीति को उसके आने से बहुत सुकून मिल रहा था। एक दिन प्रीति ने करुणा से कहा, करुणा, तेरा मन नहीं करता कभी अपने गांव जाकर अपने घर के बारे में पता करने का? वहां अब कौन होगा? आखिर तेरा हिस्सा है। करुणा ने कहा, नहीं दीदी, अब तक मेरे ससुराल वालों ने वहां सब कुछ उल्टा सीधा बता दिया होगा कि मैं घर से भाग गई हूँ। इसे सुनकर मेरे रिश्तेदार, ताऊ-ताई सब मुझे कोस रहे होंगे। वैसे भी अब उस घर में बचा ही क्या है? वह तो ताऊ ने हड़प लिया होगा। नहीं करुणा, हिस्सा तो तेरा ही रहेगा। अभी तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन सब कुछ ठीक होने पर मैं तुझे ले जाऊंगी। वहां तेरा हिस्सा बेचकर पैसे तुझे दिलवा दूंगी। नहीं प्रीति, मैं वापस उन सब चीजों को याद करके परेशान नहीं होना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तो अपना दुख मिटाने के लिए मरीजों की सेवा करती हूँ। ये कहकर करुणा की आंखों में आंसू आ गए। प्रीति ने उसे चुप कराते हुए कहा,
अच्छा चल अब रो मत, हम नहीं जाएंगे। इसके बाद करुणा प्रीति को नाश्ता देकर घर के कामों में लग गई। सारे काम निपटा कर वो फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गई। पंकज जब प्रीति के पास आया तो प्रीति ने कहा, पंकज, हमें करुणा के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे उसे कभी ऐसा न लगे कि वह हम पर बोझ है। प्रीति, क्यों न हम उसके गांव का मकान बेचकर और कुछ लोन लेकर उसके लिए एक मकान खरीद दें। वैसे भी वह हॉस्पिटल से मिले पैसों का कुछ नहीं करती। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने करुणा से बात भी की थी, लेकिन वह गांव में जाना ही नहीं चाहती है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा। उसे सिर्फ कोर्ट जाना होगा साइन करने के लिए। तुम इसके लिए करुणा को मना लो बस। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे उसका शहर में अपना घर हो जाएगा। वह चाहे तो यहाँ रहे और चाहे तो अपने घर में। पंकज नाश्ता करके हॉस्पिटल चला जाता है। प्रीति करुणा के बारे में सोच रही थी कि करुणा का मकान का काम हो जाए तो वो कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन प्रीति को तकलीफ होने लगी। रात को करुणा उसके पास ही थी। प्रीति बोली, करुणा, उठ जा, लगता है हॉस्पिटल जाना होगा। करुणा ने जल्दी से पंकज को उठाया। दोनों मिलकर प्रीति को हॉस्पिटल ले गए। पंकज और करुणा दोनों हॉस्पिटल में प्रीति के साथ थे। प्रीति को बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात के करीब 2 बजे प्रीति ने एक बेटे को जन्म दिया। करुणा और पंकज बहुत खुश हुए। तभी करुणा ने पंकज से कहा, जीजाजी, प्रीति ने छोटे छोटे कपड़े बनाए थे बच्चे के लिए, मैं घर से उन्हें ले आती हूँ। ये सुनकर पंकज ने कहा, ठीक है, रात में मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी प्रीति अभी सो रही है और डॉक्टर रहेगा उसके पास। पंकज करुणा को लेकर घर आ जाता है। करुणा प्रीति के बेडरूम में जाकर उसकी अलमारी में बच्चे के कपड़े निकालने लगती है। तभी पंकज वहां आ जाता है। पंकज उससे कहता है, करुणा, तुम कब तक अकेली रहोगी? मेरा मतलब है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहकर वो करुणा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। करुणा अचानक हुए इस हमले से घबरा जाती है। उसे पंकज से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो धक्का देकर अपने आप को उससे अलग करती है, लेकिन पंकज उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी करुणा उसे जोर से थप्पड़ मारती है। करुणा कहती है, कमीनों, तुम सब एक जैसे हो जानवर। मेरे देवर और तुझ में कोई फर्क नहीं है। बस मौका मिलना चाहिए। तुझे शर्म नहीं आती एक लाचार पर जोर जबरदस्ती करते हुए? करुणा तेजी से सब फेंक कर बेडरूम से बाहर आ जाती है। पंकज उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है। तभी डोर बेल बजती है। पंकज घबराकर गेट की ओर जाता है। करुणा अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वो देखती है, हॉस्पिटल का वार्ड बॉय सामने खड़ा था। साहब, जल्दी चलिए, आपका बच्चा नहीं बचा। उसे जोर की हिचकी आई और वह मर गया। ये सुनकर पंकज घबरा गया। करुणा ने आंखें लाल करते हुए पंकज की ओर देखा, जैसे वो उसे बता रही थी कि उसके कर्मों की सजा उसके बेटे को मिल गई। पंकज ने एक नजर करुणा की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो झट से हॉस्पिटल की ओर चल दिया। इधर करुणा ने एक सूटकेस में अपने उल्टे सीधे अपने कपड़े भरे और वहां से बाहर चल दी। जाते समय उसने एक बार उस मकान को और टेबल पर रखी प्रीति की फोटो को देखा, लेकिन मायूसी और डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। वो तेजी से बाहर निकल गई। करुणा प्रीति के घर से बाहर निकली। बाहर अंधेरी रात में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहां जाए। एक तरफ उसने आगे की ओर देखा तो हॉस्पिटल दिखाई दिया। वहां प्रीति पता नहीं किस हाल में होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। ये सोचकर उसके पैर हॉस्पिटल की ओर बढ़ गए, लेकिन तभी उसके हाथ में सूटकेस का ध्यान आया और पंकज का घिनौना चेहरा सामने आ गया। करुणा ने सोचा, प्रीति कभी भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगी। पंकज अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पर कुछ भी इल्जाम लगा देगा।
जिसे गलत साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। प्रीति जैसी अच्छी सहेली को खोने का डर उसे था, लेकिन अब वो इस सब में दोबारा नहीं फंसना चाह रही थी। नफरत हो गई थी उसे। यही सब सोचकर उसके कदम रुक गए और दूसरी ओर मुड़ गए। कुछ पैसे थे उसके पास, एक अच्छी खासी रकम बैंक में भी थी। उसने अपना फोन निकाला और एक अच्छे होटल के लिए टैक्सी बुक की। कुछ ही देर में टैक्सी आ गई। वो उसमें बैठकर होटल पहुंच गई। होटल पहुंचकर उसने चेक इन किया और होटल के रिसेप्शन पर हिदायत दी कि कोई भी उसके बारे में पूछे तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। अपने कमरे में पहुंचकर करुणा बेड पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। आगे उसे अंधेरा ही नजर आ रहा था। आज तक उसने जो भी सहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से वो बेसहारा हो चुकी थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी उसका अपना नहीं था। वो बहुत कुछ सोच रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि जीना ही क्यों चाहती है। अब है कौन उसकी जिंदगी में, क्यों न मौत को ही गले लगाकर हमेशा के लिए इस सब से पीछा छुड़ा ले। बहुत देर तक यही सब विचार करती रही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी ये कदम उठाने के लिए। घबराहट, चिड़चिड़ापन, अंदर की घुटन ने उसे बहुत थका दिया। वो बेड पर लेटी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। इसी तरह पूरी रात गुजर गया। सुबह करुणा की आंख खुली तो 12 बज चुके थे। वो जानती थी प्रीति उसे न पाकर बहुत परेशान हो रही होगी और पंकज को उसे ढूंढने भेजा होगा, लेकिन वो अब प्रीति से भी मिलना नहीं चाह रही थी। करुणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उठी तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कल दोपहर से उसने कुछ खाया नहीं था और रात भर रोती रही। करुणा ने फोन पर नाश्ता ऑर्डर किया। कुछ ही देर में नाश्ता आ गया। करुणा ने नाश्ता किया। उसके बाद वो नहाने चली गई। कुछ ही देर में वो नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन अब उसे चिंता होने लगी थी। उसे जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। होटल में कब तक रह सकती है, आगे जीवन में क्या करना है, कहां जाना है, यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को उसने खाना ऑर्डर किया। खाना उससे खाया नहीं गया। थोड़ा सा खाकर उसने वापस कर दिया। बेड पर बैठे बैठे उसके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। एक बार मन किया जाकर प्रीति से मिलाए। उसके इतने एहसान थे उस पर, लेकिन वो किस मुंह से उससे बात करेगी, कैसे उसके पति पर इल्जाम लगाएगी। उसके साथ ही अगर प्रीति ने उसे उल्टा सीधा सुना दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्रीति अब उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो अपना फोन देखने लगी। फोन देखते देखते उसे सुबोध का नंबर दिखाई दिया। करुणा के मन में एक विचार आया, क्यों न जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया जाए। सुबोध से बात करती हूं, शायद कहीं जॉब लगवा दे। इससे उसका सेवा करने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और जीने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। वो सोच ही रही थी, तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास तो कोई डिग्री या कोई कोर्स का सर्टिफिकेट तो है नहीं। उसे हॉस्पिटल में नौकरी कैसे मिलेगी, ये सोचकर वो और परेशान हो गई। कुछ देर सोच विचार करने के बाद करुणा ने सोचा, एक बार पूछने में क्या जाता है, सुबोध को तो मेरे बारे में सब पता है। करुणा ने सुबोध को फोन मिलाया। हेलो, हाँ बोलो करुणा, कैसे याद किया मुझे? सब ठीक तो है ना? सुबोध, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सुबोध बहुत खुश हुआ और बोला, करुणा, मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बताओ क्या बात है? सुबोध, मुझे नौकरी चाहिए थी। मैंने वो हॉस्पिटल और प्रीति का घर छोड़ दिया है। मैं एक होटल में हूँ, लेकिन यह बात किसी को बताना मत, नहीं इसका कारण पूछना। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? करुणा, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही अपने हॉस्पिटल में बात करता हूँ। यह बात नहीं बनी तो मेरी कई हॉस्पिटल में जान पहचान है, कहीं न कहीं सेटिंग हो जाएगी। करुणा ने हिदायत देते हुए कहा। लेकिन सुबोध, तुम तो जानते हो मेरे पास केवल एक्सपीरियंस है, कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास।
सुबोध ने भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बस एक दिन का समय दो, और हाँ, अगर कुछ पैसे वगैरह या कोई और मदद चाहिए हो तो बताओ। तुमने पूछा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास पैसे है। तुम चिंता मत करो। बस एक बात याद रखना, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वे लोग मुझे ढूंढने निकलेंगे। मैं उन्हें बिना बताए निकल आई हूँ। सुबोध ने उसे तसल्ली दी कि वह किसी से ये राज नहीं खोलेगा। सुबोध से बात करके करुणा को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन दोपहर को सुबोध का फोन आया। करुणा, मैंने अपने ही हॉस्पिटल में बात कर ली है। तुम एक बार यहाँ आकर मिल सकती हो। मैंने उन्हें सब बता दिया है। क्या तुम अभी आ सकती हो? करुणा ने हाँ बोल दिया और वो तैयार होकर कुछ ही देर में सुबोध के हॉस्पिटल में पहुंच गई। करुणा का इंटरव्यू चल रहा था। वो सारे सवालों के ढंग से जवाब दे रही थी। सुबोध भी उसके साथ था। सुबोध ने करुणा की जिम्मेदारी लेते हुए इंटरव्यू लेने वालों को मना लिया। करुणा को 3 महीने के ट्रायल के लिए रखा गया। अगर उसका काम उन्हें पसंद आया तो वे उसे रख लेंगे। करुणा बहुत खुश थी। इंटरव्यू के बाद सुबोध करुणा को बाहर तक छोड़ने आया। करुणा, मैं जानता हूं तुम बहुत सेवा भाव से काम करती हो। तुम 3 महीने में सबका दिल जीत लोगी। अब रहने का क्या करना है? होटल तो बहुत महंगा पड़ रहा होगा। तुम कहो तो मैं अपने फ्लैट के आसपास कोई फ्लैट किराए पर लेने के लिए बात करूं। वहां से हॉस्पिटल भी पास पड़ेगा। करुणा ने हाँ में सिर हिलाया। सुबोध से विदा लेकर वो वापस होटल आ गई। उसी दिन शाम के समय सुबोध का फोन आया। उसने बताया, एक फ्लैट किराए पर मिल गया है, तुम चाहो तो देख लो। तुमने देख लिया तो ठीक ही होगा। मैं कल सामान लेकर आ जाती हूँ। मैं अभी तुम्हें रेंट भेज देती हूँ। करुणा अगले दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई और होटल से चेकआउट करके सुबोध के बताए पते पर पहुंच जाती है। सुबोध उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। करुणा को लेकर वो फ्लैट में पहुंच गया। करुणा, जल्दी में ऐसा ही ढूंढ पाया, कुछ दिन यहाँ निकाल लो, फिर कहीं हंग का फ्लैट देख लेंगे। सुबोध, तुमने मेरे लिए जो किया है वह बहुत है। यह भी कोई बुरा नहीं है। करुणा और सुबोध दोनों नीचे आ जाते हैं। पास ही में हॉस्पिटल था। दोनों अपने काम पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में सुबोध करुणा को हॉस्पिटल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देता जा रहा था, जिससे वो जल्द से जल्द काम समझ जाए। करुणा हॉस्पिटल में अपने काम में लग जाती है। काम तो वो पहले से ही जानती थी। सुबोध ने पूरे स्टाफ से करुणा को मिलवा दिया। करुणा के बारे में जानकर सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर जब प्रीति को पता लगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वो बेहोश हो गई। बहुत मुश्किल से उसे होश में लाया गया। होश में आने के बाद वो रोने लगी। प्रीति ने नर्स से पूछा, जरा करुणा को भेज देना, वह दिखाई नहीं दी। जी, वो तो आज हॉस्पिटल आई ही नहीं। ये सुनकर प्रीति को कुछ समझ नहीं आया। इतनी बड़ी बात हो गई और करुणा का कुछ अता पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर वो कहां जा सकती है? प्रीति ने तुरंत पंकज को फोन किया। हेलो, हाँ बोलो प्रीति, तुम्हारा तबीयत ठीक तो है ना? पंकज, करुणा कहाँ है? प्रीति की बात सुनकर पंकज घबरा गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, प्रीति, करुणा घर पर होगी, तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो, मैं देखता हूं। प्रीति को किसी तरह टालकर पंकज ने फिलहाल चैन की सांस ली। प्रीति अपने बच्चे के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। पंकज उसके पास बैठा था। वो पंकज से लिपट कर रो रही थी और बार बार करुणा के बारे में पूछ रही थी, लेकिन पंकज के पास इस सब का कोई जवाब नहीं था। शाम होने को आई थी। प्रीति को पता था कि करुणा उसके लिए खाना बनाकर लाएगी। हर दिन वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, लेकिन रात तक इंतजार करने के बाद भी करुणा नहीं आई तो प्रीति को कुछ शक हुआ।
प्रीति ने वार्ड बॉय को घर भेजा करुणा को बुलाने के लिए, लेकिन उसने आकर बताया कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। प्रीति ने उसी वार्ड बॉय से पंकज को बुलाने के लिए कहा। पंकज के आने पर प्रीति ने उससे पूछा, तुमने तो कहा था करुणा घर पर है, लेकिन वहाँ तो ताला लगा हुआ है। पंकज ने सफाई देते हुए कहा, हाँ प्रीति, मैं दोपहर को घर गया था करुणा को देखने, लेकिन वहां के चौकीदार ने बताया कि करुणा कहीं चली गई है और चाबी उसे दे गई है। पंकज ने बहुत सफाई से झूठ बोल दिया। तुम चिंता मत करो, मैं पता करवाता हूं कि वह कहाँ गई। प्रीति बहुत परेशान और दुखी थी। एक तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उसकी सहेली का कुछ पता नहीं चल रहा। वो रात भर सोचती रही। सुबह वो हॉस्पिटल से पंकज के साथ घर आ गई। घर में सब कुछ वैसे ही पड़ा था। वो करुणा के कमरे में गई। वहां उसने देखा कि करुणा का सामान नहीं था। सूटकेस से लेकर कपड़े तक सब गायब थे। इसका मतलब करुणा घर छोड़कर चली गई। प्रीति ने पंकज से पूछा, पंकज, सच सच बताओ, मेरे जाने के बाद इस घर में क्या हुआ था? ये सुनकर पंकज सक्का गया, लेकिन उसने झूठ बोला। प्रीति, मैं तो हॉस्पिटल में था, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। प्रीति सिर पकड़कर वही बेड पर बैठ गई। न जाने करुणा किस हाल में होगी। कहीं जाना था तो मुझे बताकर तो जाती। उसे करुणा पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। इधर करुणा जब शाम को अपने फ्लैट पर पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थी। उसका खाना बनाने का मन नहीं था। प्रीति के घर में इतना काम करती रहती थी, फिर भी वो कभी नहीं थकती थी। शायद अकेलापन और उदासी के कारण वो बहुत कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही थी। करुणा के पास कोई काम नहीं था। वो बस ऐसे ही बालकनी पर खड़ी हो गई। पुराने दिनों की यादों ने उसे फिर से सताना शुरू कर दिया। उसके माता पिता का चले जाना, उसके बाद शादी, उसके बाद प्रीति के घर में रहना और आज यहां अकेले रहना। पता नहीं आगे क्या होगा। तभी फोन की घंटी बजी। करुणा ने देखा सुबोध का फोन था। करुणा ने फोन उठाया। करुणा, गेट खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं। लगता है तुमने घंटी नहीं सुनी। ये सुनकर करुणा ने गेट खोला और बोली, माफ करना, बालकनी में थी, घंटी का पता ही नहीं लगा। खाना तो तुमने बनाया नहीं होगा, मुझे पता था, इसलिए मैं खाना लाया हूं। चलो मिलकर खाते हैं। वैसे तुम्हें मेरे आने से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सुबोध, ऐसा कुछ नहीं है और तुम बेकार में परेशान हुए। मैं कुछ न कुछ बना लेती। सुबोध हंसते हुए बोला, तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा है। मैं भी अकेले रहता हूँ तो कभी कभी बाहर से थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ। कभी बहुत मन करता है तभी खाना पकाता हूँ। मुझे पता था तुमने भी नहीं पकाया होगा, क्योंकि अकेले मन ही नहीं करता। सुबोध ने खाना सोफे पर रखा। करुणा ने खाना परोस दिया और दोनों खाने लगे। खाना खाने के बाद सुबोध ने कहा, करुणा, परसों तुम्हारी और मेरी दोनों की ड्यूटी नहीं है। एक काम करते हैं, दोनों मार्केट चलते हैं। जो कुछ भी जरूरी सामान हो खरीद लेंगे। कल तुम अपने जरूरत के सामान की लिस्ट बना लेना। करुणा ने हां में सिर हिलाया। कुछ देर बातें करने के बाद सुबोध अपने घर चला गया। करुणा मन ही मन में सोचने लगी, सुबोध कितना अच्छा इंसान है। मेरी वजह से इसकी नौकरी चली गई, फिर भी यह मेरी कितनी मदद कर रहा है। लेकिन अब किसी पर विश्वास करना मेरे लिए असंभव हो चुका है। मुझे हर आदमी में एक जानवर नजर आता है। इसी तरह समय बीतने लगा। सुबोध समय समय पर करुणा की मदद करता रहता था। करुणा भी अब अपनी पिछली जिंदगी भूलकर आगे बढ़ चुकी थी। वो सुबोध से बेझिझक किसी भी काम के लिए बोल देती थी और सुबोध उसके बताए हुए काम को बहुत अच्छे से करता था। करुणा धीरे धीरे ये भी भूल गई थी कि प्रीति भी इसी शहर में रह रही है। करुणा को काम करते करते काफी समय हो गया था। वो बस हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल जाती थी। इसकी दो वजह थी। एक तो उसका कहीं भी मन नहीं लगता था, उसका हर चीज से मन भर गया था। दूसरा वो ये सोचती थी कि किसी दिन उसका सामना प्रीति से न हो जाए,
प्रीति के बारे में उसे बहुत फिक्र रहती थी। वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन एक सवाल जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था कि जब वो प्रीति से मिलेगी तो उसका पहला सवाल यही होएगा कि उसने घर क्यों छोड़ा। ऐसे में अगर उसने पंकज की सच्चाई प्रीति को बताई तो प्रीति की गृहस्थी खराब हो जाएगी। वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी, इसलिए उसका मन कहीं जाने का नहीं करता था। कुछ दिन बाद शहर के सभी बड़े हॉस्पिटल की एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें कैंसर के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में करुणा को जाना था, लेकिन करुणा जानती थी कि प्रीति भी वहां आएगी। करुणा ने यह बात सुबोध को बताई। ये सुनकर सुबोध बोला, करुणा, वैसे मुझे हक तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना मानती हो तो एक बार बताओ कि तुम प्रीति का सामना क्यों नहीं करना चाहती हो। क्या कारण है जो तुमने इतने सालों की दोस्ती तोड़कर वह हॉस्पिटल छोड़ दिया? करुणा जिस सवाल से बचना चाह रही थी, वही सवाल आज उसके सामने खड़ा था। सुबोध, वैसे तो मैं यह बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमसे मैं कुछ छिपा नहीं सकती, इसलिए बता रही हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस राज को किसी भी हालत में किसी पर भी जाहिर नहीं करोगे। सुबोध ने करुणा से वादा किया और कहा, करुणा, ये राज मरते दम तक मेरी जुबा पर नहीं आएगा। करुणा ने अपनी ऊपर बीती एक एक बात सुबोध को बता दी। सारी बात वो सर झुकाकर बता रही थी। बताते बताते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने सर उठाकर देखा तो सुबोध की आंखें भी नम थी। करुणा, मुझे माफ कर देना। मैं नहीं जानता था कि तुम इतना दर्द अपने अंदर लेकर बैठी हो। मैं इस शहर से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, जिससे प्रीति कभी भी मुझे ढूंढ न सके। करुणा, मैं उस कॉन्फ्रेंस में से तुम्हारा नाम हटवाने की कोशिश करता हूँ। रही बात कहीं और जाने की, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं कोशिश करके तुम्हारी नौकरी के लिए कहीं बात करता हूँ। मेरी कई हॉस्पिटल में अच्छी जान पहचान है। कुछ ही दिनों में कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। करुणा को बहुत चिंता हो रही थी कि वो प्रीति से कैसे मिलेगी। एक दिन सुबोध ने करुणा से कहा, करुणा, मैंने तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम होने की बात बताकर तुम्हारा नाम कॉन्फ्रेंस से हटवा दिया है। मुझे माफ कर देना, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। करुणा ने सुबोध का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह तो सच ही कहा तुमने। वैसे भी पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतार पाऊंगी। तुमने मुझे बचा लिया। करुणा, मैंने तुम्हारे लिए कई हॉस्पिटल में बात की है, जिनमें से कहीं न कहीं तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, लेकिन नए शहर में अकेले कैसे रहूंगी? ये सुनकर करुणा कुछ देर चुप बैठी रही, फिर बोली, सुबोध, बहुत से लोगों के सहारे मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, लेकिन अब अपने दम पर दुनिया का मुकाबला करना चाहती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। वहां भी तुम्हारे जैसे अच्छे लोग मिल जाएंगे। ये सुनकर सुबोध हंसने लगा, फिर बोला, मेरे जैसे क्या? अगर तुम कहो तो मैं ही साथ में चलता हूँ। करुणा ने सीरियस होते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पहले भी एक बार मेरे कारण तुम्हारी नौकरी जा चुकी है। अब की बार ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुबोध चुप रह गया। सुबोध मन ही मन करुणा को चाहने लगा था, लेकिन ये बात वह अपने मुंह से कह नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब करुणा नए शहर में जा रही है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात को आगे कैसे बढ़ाए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबोध करुणा के घर आता है। करुणा, तुम्हें परसों एक हॉस्पिटल में जाना है, मैंने बात कर ली है। बस तुम मिल आओ। नौकरी तो पक्की है, लेकिन सैलरी इतनी ही मिलेगी। करुणा बहुत खुश होती है। सुबोध, तुमने मेरे लिए जो किया है वह कभी भूल नहीं सकती। एक एहसान और कर दो मेरे लिए। तुम भी मेरे साथ चलो। वहां सब इंतजाम देख लेना, फिर वापस आ जाना। ये सुनकर सुबोध ने कहा, ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें अकेले थोड़े ही भेज रहा था, मैं भी साथ चलूंगा। अगर नौकरी पक्की हो गई तो वही रहने की जगह ढूंढ लेंगे। ये सुनकर करुणा बहुत खुश हुई, लेकिन सुबोध उदास बैठा था। उसे उदास देखकर करुणा ने पूछा, अपनी परेशानी में इतना उलझ जाती हूँ कि दूसरे के बारे में कुछ सोचती ही नहीं।
क्या बात है सुबोध, इतने उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? करुणा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन अब नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी। क्या बात है सुबोध, बोलो। हमारे बीच में डर कहाँ से आ गया? मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम भी अपने मन में कुछ मत रखो, कहो क्या कहना चाहते हो। सुबोध ने डरते डरते कहा। करुणा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये बात मैं मन में रखे हुए था, लेकिन जब तुम्हारे जाने का समय आ गया तो अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। यह सुनकर करुणा का चेहरा पीला पड़ गया। वो अवाक होकर सुबोध की शक्ल देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। करुणा बहुत देर तक खामोश बैठी रही। ये देखकर सुबोध ने कहा, मुझे माफ कर दो करुणा, मैं तुम्हारे पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता था। मेरे से गलती हो गई। आगे हम दोनों केवल अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। बस मुझे एक बार माफ कर दो। नहीं सुबोध, ऐसी बात नहीं है। बस जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अब कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई। मैंने तो बस मरीजों की सेवा को ही अपने जीवन का मकसद बना लिया था, जिसके बदले में बस मुझे गुजारे लायक पैसे मिल जाएं। लेकिन अचानक तुम्हारी बात सुनकर मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही हूँ। करुणा, मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तुम भी भूल जाओ हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई थी। नहीं सुबोध, मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए, उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर पाऊंगी। पहले तो मैं हर फैसला प्रीति से पूछ कर लेती थी, लेकिन अब मुझे खुद ही सोचना समझना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, मेरा जो भी फैसला हो उसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। सुबोध ने करुणा से कहा। मैं भी यही चाहता हूं। चलो अब मैं चलता हूं। परसों चलने के लिए तैयार रहना। तीसरे दिन दोनों दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। करुणा का इंटरव्यू चल रहा था। सुबोध बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी करुणा नहीं आई तो सुबोध वहां से निकलकर पास ही में एक टी स्टॉल पर चाय पीने चला गया। उसके जाने के बाद करुणा बाहर आई तो देखा सुबोध वहां नहीं था। अनजान शहर में अपने आप को अकेला पाकर वो घबरा गई। वो गेट पर गई, वहां सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने बताया, मैडम, आपके साथ जो बैठे थे वो तो बाहर चले गए। ये सुनकर करुणा के हाथ पैर फूल गए। वो सोचने लगी, लगता है सुबोध को परसों की बात का बुरा लग गया। वह जवाब का इंतजार कर रहा होगा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा होगा कि मेरी नौकरी तो लग ही जाएगी, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। करुणा निराश होकर जहां सुबोध बैठा था वही सोफे पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गई थी। वो इस पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करने लगी। काश मैंने सुबोध के प्यार को कबूल कर लिया होता तो एक सच्चा दोस्त भी मैं नहीं खोता। करुणा ये सब सोच ही रही थी कि तभी सुबोध वहां आ गया। करुणा, क्या हुआ? तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? क्या कहा उन्होंने? नौकरी पक्की हो गई या नहीं? करुणा ने सिर उठाकर सुबोध को देखा। करुणा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उठकर सुबोध के गले लग गई। कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना डर गई थी। फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। करुणा ने कसकर सुबोध को पकड़ लिया। सुबोध को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में आने जाने वाले दोनों को देख रहे थे। कुछ देर में करुणा को समझ आया कि उन्हें सब देख रहे हैं। वो सुबोध से अलग हो गई। मैं तो यही बगल की दुकान पर चाय पीने गया था। ये सुनकर करुणा बोली, मुझे माफ कर दो सुबोध। मैं समझी तुम परसों की बात का बुरा मान गए और मुझे यहाँ छोड़कर वापस चले गए। सुबोध ये सुनकर हंसने लगा। करुणा, मैंने कहा था हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अब बताओ क्या हुआ? नौकरी मिल गई। 1 सप्ताह बाद ज्वाइन करना है। सुबोध हंसते हुए बोला, मुझे तो पहले ही पता था नौकरी तुम्हें मिलकर रहेगी। चलो अब कहीं खाना खाते हैं, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। इंटरव्यू देकर करुणा, सुबोध वहां से निकलकर दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं थी। सुबोध ने खाना ऑर्डर किया। करुणा खाना खा रही थी।
फिर उसने सुबोध से कहा, सुबोध, मैंने बहुत सोचा शादी के बारे में, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा उलझ जाती हूँ। तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो, वक्त अपने आप फैसला करने की हिम्मत देगा। फिलहाल नौकरी पर ध्यान दो। नहीं सुबोध, जब आज तुम्हें कुछ देर के लिए खो दिया तो मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सुबोध बहुत खुश हुआ। दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया। फिर दोनों बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पहुंच गए। बस में बैठे बैठे करुणा ने सुबोध से पूछा, सुबोध, तुम तो मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। करुणा, मेरी जिंदगी में बताने जैसा कुछ भी नहीं है। गांव में मेरे माता पिता थे जो कि अब जिंदा नहीं है। जब वे थे, मैं गांव में ही एक दवाखाने में कंपाउंडर का काम करता था। उनके जाने के बाद मेरा मन गांव से हट गया, इसलिए यहाँ चला आया। तब से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मेरा कोई नहीं है, बस अब घर बसाने का मन है। मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारे माता पिता होते तो अभी तक तुम्हारा घर बस गया होता। माता पिता के जाने का दुख मैं जानती हूँ। जब मेरे माता पिता चले गए तो मैं बहुत टूट गई थी। उस समय अगर प्रीति नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। दोनों ऐसे ही बातें करते करते घर पहुंच गए। करुणा को घर छोड़कर सुबोध अपने घर चला गया। करुणा बहुत थक गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आज जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसने लिया था। काश आज प्रीति मेरे साथ होती। लेकिन फिर उसने सोचा, किसी का भी साथ हमेशा नहीं रहता। क्या पता यही सब किस्मत में लिखा हो। आगे की जिंदगी सुबोध के सहारे ही कटनी थी। सब कुछ किस्मत पर छोड़कर भविष्य के सपने देखते देखते कब करुणा की आंख लग गई, उसे पता भी नहीं लगा। करुणा अगले दिन हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी। सुबोध का फोन आया। करुणा ने बालकनी से नीचे देखा। सुबोध उसका इंतजार कर रहा था। करुणा जल्दी से नीचे आ गई। दोनों हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, लेकिन आज करुणा सुबोध के सामने थोड़ा शर्मा रही थी। दोनों हॉस्पिटल में जाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहां पहुंचकर सुबोध करुणा से बात करता है। करुणा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। करुणा उसे आश्चर्य से देखती है। कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। मुझे एक जगह से नौकरी का ऑफर मिला है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर बात बन गई तो 1 सप्ताह बाद मैं भी वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। ये सुनकर करुणा बहुत खुश होती है। सच में यही सोचकर परेशान थे कि मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी। मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता थी, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मैं वहां जाऊंगा। तुम चिंता मत करना, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। सुबोध 2 दिन के लिए चला जाता है। करुणा के लिए ये 2 दिन काटने मुश्किल हो जाते हैं। कहां वो जिंदगी से उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन अब वो सुबोध के साथ जिंदगी जीना चाहती है। 2 दिन बाद सुबोध आ जाता है। दोनों हॉस्पिटल में मिलते हैं। सुबोध करुणा से बात करता है। करुणा, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं चाहता हूं इसी सप्ताह हम यही शादी कर ले। उसके बाद हम दोनों वहां जाकर एक साथ रहें, पति पत्नी की तरह। सुबोध, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? हमें कुछ समय लेना चाहिए। सुबोध ने मुस्कुराते हुए कहा। करुणा, अगर तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए तो बात अलग है, लेकिन अगर सब इंतजाम करने की बात है तो वो सब मुझ पर छोड़ दो। करुणा ने शर्माते हुए हाँ कर दिया। तभी सुबोध ने हॉस्पिटल स्टाफ के सामने कहा, दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैं और करुणा शादी कर रहे हैं, इसलिए आज का लंच मेरी तरफ से रहेगा। साथ ही आपको हमारी मदद करनी होगी शादी के इंतजाम करने में। करुणा को ये उम्मीद नहीं थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। सभी ने आकर करुणा और सुबोध को बधाई दी। 2 दिन बाद शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में शादी करने वाले थे। फिर शाम को कुछ खास दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया गया था। करुणा का बहुत मन था प्रीति को बुलाने के लिए। सुबोध ने कहा, करुणा, अगर तुम चाहती हो कि प्रीति को बुलाया जाए तो मैं जाकर उन्हें इनवाइट कराऊंगा। नहीं सुबोध,
अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती हूँ। जो कुछ भी है बस हम दोनों ही है। 2 दिन तक करुणा और सुबोध खरीदारी करने में, बुकिंग करने में लगे रहे। शादी वाले दिन दोनों मंदिर पहुंच गए। वहां सुबोध के दोस्तों ने पहले ही सारे इंतजाम कर रखे थे। इधर हॉस्पिटल में करुणा के साथ काम करने वाली उसकी सहेलियों ने करुणा को सजाने और मंदिर तक लाने का काम किया। बहुत ही साधारण तरीके से दोनों शादी की। उसके बाद वे सब घर आ गए। पहली बार करुणा अपने घर न जाकर सुबोध के घर आई थी। वहां उसका नई बहू की तरह स्वागत हुआ। घर में बहुत चहल पहल थी। सभी लोग इन दोनों की शादी को सेलिब्रेट कर रहे थे। शाम के लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया गया था जहां खास लोगों को पार्टी दी जा रही थी। करुणा आज बहुत खुश थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। यही तो चाहती थी वो, एक प्यारा सा पति, एक घर। लेकिन नियति ने उसके साथ जो किया उसे भुलाकर वो आज का दिन अच्छे से जीना चाहती थी। अपने पिछले सफर की कड़वी खट्टी यादों को वो भूल जाना चाहती थी। देर रात दोनों घर आए। बहुत ज्यादा थके होने के कारण दोनों सो गए। अगले दिन करुणा उठी, उसने नहा धोकर भगवान की पूजा की। सुबोध जब उठकर आया तो करुणा पूजा कर रही थी। उसे देखकर सुबोध ने कहा, करुणा, आज लगता है सचमुच भगवान घर में आए हैं। मैं तो ऐसे ही हाथ जोड़कर निकल जाता था। करुणा ने हंसते हुए कहा, अब आप देखिए कैसे मैं सब संभालती हूँ। सुबोध हंसने लगा। करुणा ने कहा, अब हमारे पास बहुत कम समय है, हम आज ही चलते हैं। नई जगह पर फ्लैट देखने 4 दिन बाद हमें वहां ज्वाइन करना है। सुबोध जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है और एक टैक्सी किराए पर लेकर दोनों दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। हाईवे पर टैक्सी हवा से बातें करते हुए जा रही थी। करुणा गाड़ी के बाहर देखते हुए सोच रही थी, शायद पिछली जिंदगी के सारे दुख पीछे छूट रहे हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। करुणा और सुबोध दोनों नए शहर में जाकर प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं। वो उन्हें लैपटॉप पर कई फ्लैट दिखाता है, जिनमें से एक उन्हें पसंद आ जाता है। दोनों उसे एडवांस देकर वापस आ जाते हैं। अगले दिन दोनों फ्लैट खाली करके सारा सामान लेकर नए फ्लैट में पहुंच जाते हैं। दोनों के पास बहुत कम सामान था, इसलिए उन्हें शिफ्ट होने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। नई जगह आकर करुणा को बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन जाकर दोनों ने अपने अपने हॉस्पिटल में नौकरी ज्वाइन कर ली। करुणा शाम को घर पहुंची तो सुबोध वहां नहीं था। वो सुबोध का इंतजार करने लगी। सुबोध को फोन किया तो उसने कहा, कुछ काम है, थोड़ी देर हो जाएगी। शाम को जब सुबोध आया तो करुणा ने पूछा, आइए पतिदेव बैठिए, आज आप इतना लेट कैसे हो गए? कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी कर रहा था। ये देखो। ये कहकर सुबोध ने एक पैकेट पकड़ा दिया। करुणा ने देखा तो वो एक ज्वेलरी सेट था। बहुत सुंदर सेट था। करुणा ने कहा, सुबोध, इसकी क्या जरूरत थी? अभी हमें बचत करके चलना चाहिए। सुबोध ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन शादी पर तुम्हें कोई गिफ्ट भी तो देना चाहिए था। अब जरा पहन कर दिखाओ। करुणा ज्वेलरी पहनकर सुबोध को दिखाती है। सुबोध उसे देखता ही रह जाता है। करुणा ज्वेलरी उतार कर बोलती है, सुबोध, मेरे पास भी ज्वेलरी है और ये भी आ गई। इसे घर पर रखना ठीक नहीं है। हम एक लॉकर लेकर उसमें रख देते हैं। सुबोध कहता है, ठीक है, कुछ दिन में लॉकर ले लेंगे, अभी यहीं संभाल कर रख लो। ये सुनकर करुणा ज्वेलरी को अपनी ज्वेलरी के साथ रख देती है और फिर रसोई के काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। करुणा सुबोध का साथ पाकर बहुत खुश थी। सुबोध उसे बहुत खुश रखता था। जिंदगी से उसकी जो शिकायतें थी वो अब दूर हो चुकी थी। शादी के 6 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद एक दिन करुणा ने सुबोध से कहा, सुबोध, क्या बात है? अब तुम बहुत देर से घर आते हो। ये सुनकर सुबोध बोला, हॉस्पिटल में काम ज्यादा है, ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी ही। सुबोध और करुणा के बीच
दूरियां बढ़ती जा रही थी। छुट्टी वाले दिन भी सुबोध काम का बोलकर हॉस्पिटल चला जाता था। सुबोध के बदलते व्यवहार से करुणा परेशान रहने लगी थी। उसने कई बार सुबोध से पूछा, लेकिन सुबोध ने कुछ भी नहीं बताया। करुणा को सुबोध की चिंता रहने लगी थी। एक दिन वो शाम के समय सुबोध के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। करुणा ने सोचा, चलो आज रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। वहां जाकर उसने रिसेप्शन पर पता किया तो पता चला कि सुबोध तो घर चला गया। फिर उसने पूछा, सर, आपके हॉस्पिटल में काम बहुत ज्यादा है। मेरे पति मतलब सुबोध जी बहुत देर से घर आते हैं। ये सुनकर रिसेप्शन पर बैठे सर ने कहा, नहीं मैडम, यहाँ सबके काम के घंटे फिक्स है। हमारे पास शिफ्ट में काम होता है। ड्यूटी टाइम के बाद किसी को नहीं रोका जाता। ये सुनकर करुणा के दिल धक से बैठ जाता है। हे भगवान, सुबोध मेरे से झूठ बोलकर घर से गायब रहता है। वह मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। इसी उधेड़बुन में वो घर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद सुबोध आ जाता है। करुणा उससे पूछती है तो वो वही हॉस्पिटल का बहाना बना देता है। करुणा उससे कहती है, मैं आज हॉस्पिटल गई थी। वहाँ तो कोई ओवरटाइम नहीं होता। फिर तुम देर रात तक कहाँ रहते हो? सुबोध ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। करुणा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की अभी नई आई है, मुझे नहीं जानती। मैं डॉक्टर के साथ रहता हूँ। करुणा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की अभी नई आई है, मुझे नहीं जानती। मैं डॉक्टर के साथ रहता हूँ। किसी तरह करुणा को समझाकर सुबोध शांत करता है, लेकिन करुणा के मन में शांति नहीं थी। वो रात भर जागकर यही सब सोचती रहती है। दोनों धीरे धीरे एक अजनबी की तरह रहने लगते हैं। अब न सुबोध उससे ज्यादा बात करता था, न उसकी ओर ध्यान देता था। करुणा को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अचानक सुबोध का व्यवहार बदल क्यों गया है। एक दिन सुबोध हॉस्पिटल चला गया। करुणा का मन हॉस्पिटल जाने का नहीं था, वो घर पर ही थी। तभी एक पोस्टमैन उसके घर आया। उसने करुणा को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी सुबोध के नाम थी। करुणा ने चिट्ठी टेबल पर रख दी और रसोई के काम में लग गई। जब दोपहर को वो खाना खाने बैठी तो सामने चिट्ठी देखकर उसने सोचा, सुबोध को कोई नहीं है, फिर यह चिट्ठी किसने भेजी? करुणा ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते करुणा की आंखों से आंसू आ गए। पूरी चिट्ठी पढ़कर वो सदमे में आ गई थी। ये चिट्ठी किसी कोमल की थी, सुबोध की पत्नी कोमल, और उसने लिखा था, आप पिछले 8 महीने से गांव नहीं आए। दोनों बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। एक बार आकर मिल जाइए। एक बार फिर करुणा के साथ धोखा हो चुका था। करुणा की आंखों के सामने अपनी पिछली जिंदगी फिर से दिखने लगी। इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिस पर विश्वास कर सकूं। हर इंसान ने मुझे धोखा दिया है। वो यही सब सोच रही थी कि अब आगे क्या करेगी, किसके लिए जिए। इस धोखेबाज की बेरुखी की वजह भी समझ आ गई थी। अपनी पत्नी से मन भर गया तो वह मुझको फंसा लिया। अब मुझसे मन भर गया तो किसी और को फंसाने की तैयारी कर रहा होगा। करुणा बहुत देर तक पलंग पर लेटी हुई रोती रही। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। वो अपने बैग में सामान रखने लगी तो उसने देखा उसकी अलमारी में न तो उसकी ज्वेलरी है, न सुबोध ने जो दी थी वो। करुणा ने अपना पैसा भी सुबोध को दे दिया था। शादी की तैयारियों के समय वो बचा हुआ पैसा भी अलमारी में नहीं था। करुणा समझ चुकी थी कि उसके मान सम्मान के साथ साथ उसकी ज्वेलरी, उसके पैसों को भी लूटा जा चुका है। बस किसी भी दिन सुबोध उसे छोड़कर भाग जाने वाला था, ऐसी जगह जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं लग पाएगा। आज अगर ये चिट्ठी उसके हाथ नहीं लगती तो उसे कभी इस सच्चाई का पता नहीं लगता और सब कुछ छोड़कर घर से चल दी। इधर प्रीति को करुणा के बारे में कुछ पता लग गया था कि उसने सुबोध से शादी कर ली और ये शहर छोड़ दिया। प्रीति के सवालों के जवाब तो उसे नहीं मिले थे, लेकिन वो खुश थी कि करुणा को एक जीवन साथी मिल गया। वो जहां भी रहे खुश रहे। प्रीति सुबह अखबार पढ़ रही थी, तभी उसकी नजर एक खबर पर पड़ी।
फोटो देखकर प्रीति डर गई। ये करुणा की फोटो थी। करुणा ने नदी में कूदकर जान दे दी थी। ये फोटो उसकी पहचान के लिए छापी गई थी। प्रीति तुरंत गाड़ी लेकर वहां के पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने करुणा के बारे में पता किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे लाश की शिनाख्त करने के लिए चलने को कहा। प्रीति ने वहां जाकर देखा लाश करुणा की ही थी। वो करुणा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, मैडम, इसके हाथ में एक चिट्ठी मिली थी जो वह प्रीति के नाम से है। प्रीति ने खत खोल कर देखा। उसमें लिखा था, शोभा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा साथ छोड़ दिया। उसके बाद खत में करुणा ने सब कुछ लिख दिया जो आज तक उसके साथ हुआ था। खत की आखिरी लाइन में करुणा ने लिखा था, मैं बेसहारा थी और बेसहारा ही इस दुनिया से जा रही हूँ। तेरे एहसानों का कर्ज रह गया मुझ पर। इसी के साथ ये कहानी यही पूरी तरह समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।